हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डायरेक्शन विजन। और हम लोग आर एस कुर्मी का वीडियो 1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व किया गया। यदि आप नहीं देख पाए हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप वहां से सॉल्यूशन उसको देखेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे। चूँकि हम एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से कर रहे हैं कि आपका आने वाला जो भी एग्जाम होंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और भी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आने वाले टाइम में आपका यूपी ट्रिपल एससी या यूपी अर्बनल या एसएससी जेई जो आप एग्जाम देने वाले हैं, अथवा जो हमारे डिप्लोमा डिवीजन वाले स्टूडेंट्स हैं जो आज कोरोना काल में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका एग्जाम कराया जा रहा है, चाहे आप बीटेक डिवीजन हो चाहे डिप्लोमा डिवीजन, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो आप एक एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के आगे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? मॉडुलर रेशियो ऑफ द टू मटेरियल इज द रेशियो ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन है लीनियर स्ट्रेस टू लीनियर स्ट्रेन, नहीं होगा। शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन, नहीं होगा, क्योंकि या तो लीनियर स्ट्रेस टू लीनियर स्ट्रेन ई को बोलते हैं, शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन इसको हम बोलते हैं जी को। डियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का रेशियो E1/E2, यही आपका मॉडुलर रेशियो होता है। डियर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा? एक तरीके का ऑप्शन सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है द शेयर मॉडुलस ऑफ द मोस्ट ऑफ द मटेरियल विथ रिस्पेक्ट टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन बी आएगा। कैसे आएगा इसको देखेंगे। हमारे पास जो फार्मूला होता है E बराबर 2G 1 प्लस म्यू, और म्यू का वैल्यू जो वैलिड होता है, देखिए कभी कभी क्वेश्चन पुटअप भी हुआ है, 0.50 तक होता है। एक बार आप जीरो रखिए, E बराबर 2G आएगा, और एक बार आप 0.5 रखेंगे, यहाँ पर 1.5 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, E इज इक्वल टू हो जाएगा 3G। तो आप G की वैल्यू निकालेंगे तो E/2 आएगा, फिर G की वैल्यू निकालेंगे तो E/3 आएगा। तो कह सकते हैं कुछ ऐसे मटेरियल होगा मोस्ट ऑफ द मटेरियल के लिए, जाहिर सी बात है कि एक E/2 से ही कम होगा, मतलब E/3 होगा। तो ऑप्शन में इसका कौन सा करेक्शन होगा? देखिए इस पे कई क्वेश्चन पुटअप होंगे। पॉइजन रेशियो का मान मिनिमम कितना होगा? 0। मैक्सिमम कितना होगा? 0.50। कभी कभी -1 से लेकर के 0.50 तक वैलिड कराता है पॉइजन रेशियो। ये सोच में एक बार क्वेश्चन पुटअप हुआ है, लेकिन आप घबराएंगे नहीं। यदि इसको जानकारी लेना है कि -1 से 0.5 तक कब लिया जाएगा, आपको हमारे लेक्चर को देखना पड़ेगा पॉइजन रेशियो पर, टॉपिक पर। आपको वहां पर पूरी कॉन्सेप्ट A to Z क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो उसी के इर्द गिर्द रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का ए रॉड इज इनक्लोज सेंट्रली इन ए ट्यूब, इसका भी अलग से हमारा एक लेक्चर है। आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। A rod is enclosed centrally in the tube and assembly is tightened by the rigid washer. If the assembly is subjected to compressive load, then देखिए इस पे दो क्वेश्चन आते हैं, 33 और 34 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आए भी हैं, गए हैं क्वेश्चन ए। यदि हम इसको फिगर के थ्रू आपको समझाना रहे, क्योंकि अब डायरेक्ट हम आंसर बताएंगे तो आपका एक्सप्लेनेशन नहीं माने रखेगा। सपोज कि एक स्टील का आपका रॉड है, मतलब बोल्ट है, और किसी वाशर के थ्रू इसको हम एक ट्यूब में बंद किए हैं। देखिए मान लेते हैं ट्यूब है, कह रहा है इस पर जब कंप्रेसिव लोड लगाएंगे ना, तो जाहिर सी बात है इसमें भी कंप्रेशन, और मतलब ये ट्यूब है, दोनों तरफ आपका ट्यूब है, और एक स्टील का राड है जिसको हम बोल्ट कहते हैं। जब इस पे हम कंप्रेसिव लोड लगाएंगे, एक पहला क्वेश्चन भाई, कंप्रेसिव लोड लगाएंगे तो दोनों पर क्या होगा, मतलब इस पे बोल्ट पर क्या होगा, और ये जो अगल बगल जो ट्यूब लगाए हैं उस पे क्या होगा, पहला क्वेश्चन। साथ में 34 भी में इसको बोला गया होगा कि नट को यदि टाइट करेंगे तो क्या होगा। अभी इसी फिगर के थ्रू समझ लेंगे, नट को टाइट करेंगे तो क्या होगा, और साथ में इस पे लोड लगाएंगे तो क्या होगा। और इस फिगर को दिमाग में रख करके अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को पढ़ना। ए रॉड इज इनक्लोज सेंट्रली इन ए ट्यूब एंड असेंबल इज टाइटेड बाय द रिजिड वाशर। इफ द असेंबल इज सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव लोड, पहला है रॉड इज अंडर द कंप्रेशन, ठीक है भाई, ट्यूब इज अंडर द कंप्रेशन, रॉड और ट्यूब दोनों भी दिया है कंप्रेशन में, चलो ये ठीक है, दोनों ही सही है। लेकिन फिर नीचे कह रहा है बोथ रॉड एंड ट्यूब आर अंडर द कंप्रेशन, बिल्कुल यही सही है।
रॉड और ट्यूब दोनों में ही कंप्रेशन उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 33 का हमने फिगर बनाया और आपको ये बता दिए कि यदि हम बोल्ट पर कंप्रेशन लगा दिया जाए तो ट्यूब और रॉड दोनों में कंप्रेसिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 का देखेंगे। ए बोल्ट इज मेड टू पासेस या पास थ्रू ए ट्यूब एंड बोथ ऑफ देम आर टाइटली फिटेड विद द हेल्प ऑफ द वाशर। मतलब बोल्ट हैं और ट्यूब के अंदर हम टाइटली फिट किए हैं विद द हेल्प ऑफ द वाशर के द्वारा एंड नट के द्वारा। इफ द नट इज टाइट, मतलब नट को जब हम टाइट करते हैं, जब फिगर बनाए हैं नट को टाइट करेंगे तो बोल्ट एंड ट्यूब आर अंडर द टेंशन, बिल्कुल नहीं। आपका एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम नट को टाइट करेंगे तो जो रॉड होगा जिसमें हमारा थ्रेड कटे होंगे जिसको हम बोल्ट बोलते हैं, तो बोल्ट में टेंशन होता है, बाकी उस जो अलग अगल बगल ट्यूब दिखाए थे उस ट्यूब में कंप्रेशन होता है। तो रॉड में यानी बोल्ट में टेंशन, ट्यूब में कंप्रेशन, इतना दिमाग में रख करके अब क्वेश्चन को सॉल्व करिए। पहला दिया है बोल्ट एंड ट्यूब आर अंडर द टेंशन, गलत है। क्या है ये आपका गलत है। बोल्ट एंड ट्यूब अंडर द कंप्रेशन, बिल्कुल गलत है। बोल्ट अंडर द कंप्रेशन एंड ट्यूब अंडर द टेंशन, ये भी आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर आपका है बोल्ट इज अंडर द टेंशन, ट्यूब इज अंडर द कंप्रेशन, ये आपका सही है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको एकदम समझ लेंगे अच्छे से। जो हम फिगर बनाए थे उस पे दो क्वेश्चन, एक आपका कंप्रेसिव लोड लगाया जाएगा और दूसरा उसको टाइट किया जाएगा। और ज़्यादा जानकारी है तो उसका आपको लेक्चर नोट्स को देखना पड़ेगा, लेक्चर जो हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, When a bar is subjected to change of temperature and its deformation is prevented, the stress induced in the bar। देखिए बिल्कुल, जब किसी भी रॉड को हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो जाहिर सी बात है उसका फैलाव होता है मोस्ट ऑफ द मटेरियल। लेकिन बहुत ऐसे भी एक्सेप्शन मटेरियल होते हैं जो गर्म करने पर फैलेगा, ठंडा करने पर सिकुड़ेगा। ये तो कुछ ऐसे मटेरियल भी होते हैं जिसको हीट करेंगे तो सिकुड़ेगा, मतलब कि आयतन में कमी होगी, और ठंडा करेंगे तो आयतन में वृद्धि होगा। लेकिन इसके लिए आपको लेक्चर देखना पड़ेगा, बाकी हम लोग यहाँ पर तो क्वेश्चन में ही रहेंगे। करा ए बार इज सब्जेक्टेड टू चेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिफॉर्मेशन इज प्रिवेंटेड, हम डिफॉर्मेशन को रोकते हैं। तो जाहिर सी बात है वो फैलना चाह रहा है लेकिन हम उसको रोकते हैं। तो यदि एक रॉड है, यदि हम लोग फिगर के थ्रू यदि इसको समझ ले भाई, एक रॉड है और रॉड को हम यहाँ पर गर्म कर दिए, एक रॉड है और इस टेम्परेचर को T डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिए, तो ये फैल के इतना बड़ा हो गया, इधर इधर जो है ये बढ़ गया। लेकिन हम क्या किए, इस रॉड को बढ़ने न दिए, यहाँ पर हम लोग बंद कर दिया जाए। तो बताइए ये जो पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये भी पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, यहाँ पर A1 है था, यहाँ पर मतलब यहाँ पर B1 था, यहाँ पर A1 था, तो A1 B1 का जो डिस्टेंस हमारा लंबाई में वृद्धि हुआ वो हम बाध्यता के द्वारा क्या कर दिए, एकदम फिक्स कर दिए, नहीं बढ़ पाया। तो जाहिर सी बात है लंबाई में परिवर्तन तो यहाँ पर 0 हो गया। लेकिन ये बताइए फैलना चाह रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर कुछ रिएक्शन के द्वारा इसको रोक रहे हैं। तो कौन सा रिएक्शन लगा रहे हैं, कंप्रेसिव रिएक्शन। तो जाहिर सी बात है इस कंप्रेसिव रिएक्शन के कारण इस रॉड में कंप्रेसिव स्ट्रेस उत्पन्न होगा। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर चूंकि यह ताप के कारण स्ट्रेस उत्पन्न हो रहा है, इस वजह से इसको थर्मल स्ट्रेस बोलते हैं, जिसका मान आता है अल्फा टी होता है। थर्मल स्ट्रेस का मान कितना होता है, अल्फा टी यहाँ पर उत्पन्न होता है। और इसका नेचर यहाँ पर कैसा आएगा, कंप्रेसिव। जब इसमें थर्मल स्ट्रेस ऑप्शन में नहीं रहता, ये आपका ऑप्शन में नहीं रहता, तो हमारा ऑप्शन आपका करेक्ट आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस हो जाता है। लेकिन यहाँ पर थर्मल स्ट्रेस दे दिया तो ऑप्शन आप करेक्ट करेंगे थर्मल स्ट्रेस। लेकिन कुछ नहीं देता, टेंशन देता, कंप्रेशन देता, शियर देता, टेंशन एंड कंप्रेशन बोथ देता, तो आप सिर्फ और सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेस मारते। लेकिन यह कंप्रेसिव स्ट्रेस किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, तो कहेंगे थर्मल के कारण, मतलब जब हम लोग उसको हीट करते हैं। तो आप समझेंगे क्वेश्चन का सेंस, यानी ऑप्शन इसका डी सही होगा 35 का। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। स्टील बार आप 5 mm is heated from 15 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड एंड फ्री टू एक्सपेंड। बिल्कुल इससे बहुत सा ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। भाई ये स्टील रॉड है, 5 mm थिकनेस है, कितना भी थिकनेस का हो, 15 से हो चाहे कितना भी डिग्री सेंटीग्रेड से, कितना डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करेंगे,
यदि उसका मुक्त प्रसार होता है, फ्री टू एक्सपेंड होता है, द बार विल बी इंड्यूस, उस बार में किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस उत्पन्न नहीं होगा। यदि किसी भी अवयव को गर्म करे और उसको मुक्त प्रसार हो तो उस अवयव में कोई भी स्ट्रेस उत्पन्न नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा? 36 का ऑप्शन ए होगा, उसमें कोई भी स्ट्रेस नहीं होगा जब तक उसको हम किसी प्रिवेंटेशन के थ्रू मतलब रोकेंगे नहीं। When a bar is cooled -5 डिग्री सेंटीग्रेड इट विल डेवलप। देखिए इसमें भी इनको बताना चाहिए कि हम किसी भी अवयव को -5 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम ठंडा करते हैं तो उसमें कौन सा स्ट्रेस उत्पन्न होगा। लेकिन यदि इन्होंने कुछ दिया नहीं है भाई, इनका मुक्त, इन्होंने ये नहीं बोला है कि इसका मुक्त सिकुड़न यानी कंट्रक्शन होता है, मतलब फैलने वाला फ्री एक्सपेंशन दे दिया और फ्री कंट्रक्शन दे दिया। यदि फ्री शब्द लगा दिया तो इसमें किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस उत्पन्न नहीं होता है। यदि आपके क्वेश्चन में फ्री एक्सपेंशन या फ्री कंट्रक्शन का नाम नहीं दिया गया है और टेम्परेचर इतना से इतना बढ़ रहा है या घट रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें थर्मल स्ट्रेस क्रिएट होगा, थर्मल स्ट्रेस आएगा। लेकिन थर्मल स्ट्रेस ऑप्शन में यदि नहीं है तो या तो टेंशन होगा या तो कंप्रेशन होगा। तो देखिए कोई राड है और राड का टेम्परेचर -5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया जाता है, मतलब घट रहा है टेम्परेचर, तो जाहिर सी बात है राड ठंडा होने के बाद ये सिकुड़ेगा। लेकिन क्या किए यहाँ पर हम तो बांध दिए हैं, बांधने पर क्या होगा, इसकी लंबाई घट नहीं पा रहा है, मतलब इसकी लंबाई में तो परिवर्तन उतना का उतना रहेगा। लेकिन लंबाई में परिवर्तन उतना रखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बांध रहे हैं, लेकिन बांधने का मतलब क्या, हम उसको खींच करके फिर उसी लंबाई में ला रहे हैं। तो ये रिएक्शन का नेचर कैसा है, टेंसाइल। तो जाहिर सी बात है इस अवयव में कौन सा स्ट्रेस उत्पन्न होगा, जो आपका रिएक्शन का नेचर होगा। रिएक्शन का नेचर उसी लंबाई में रखने के लिए कैसा नेचर लगाएंगे हम लोग, टेंशन। क्यों? क्योंकि ये कंट्रैक्ट हो रहा है ना, कंट्रैक्ट हो रहा है तो कंट्रैक्ट हो रहा है तो इसकी लंबाई कम हो जाएगी, लेकिन लंबाई उतना ही रखना है। क्यों? क्योंकि बांधा गया है। तो जो बद्धता है वो क्या करता है, खिंचाव लाता है। खिंचाव कौन सा, एक प्रकार का टेंसाइल रिएक्शन यहाँ पर आएगा और इस टेंसाइल के कारण इसमें स्ट्रेस जो जनरेट होगा वो टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा। तो यदि यहाँ फ्री यूज कर देता, फ्री तो आप समझेंगे ऑप्शन आपका ए हो जाता, लेकिन अभी ऑप्शन ए नहीं है। ऑप्शन कौन सा है, सी। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 38, ए बार ऑफ कॉपर एंड स्टील। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। आपका ईएस में भी इस प्रकार के क्वेश्चन कंपोजिट मटेरियल वाले पर पूछा जाता है, आप आराम से इस क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बार ऑफ कॉपर एंड स्टील फॉर्म ऑफ कंपोजिट सिस्टम विच हीटेड टू ए टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री सेंटीग्रेड, द स्ट्रेस इंड्यूस इन कॉपर बार विल बी। देखिए होता क्या है, यदि हमारा टेम्परेचर स्ट्रेस वाला लेक्चर अटेंड करेंगे यूट्यूब पर ही, तो आपको वहाँ पर एक सीरीज हम कुछ इम्पॉर्टेंट मटेरियल का हम कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन हमने दिया हूँ। उसमें कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि घटता बढ़ते क्रम में लिखो, घटते हुए बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, या कुछ ऐसे हाईलाइटेड मटेरियल होते हैं जिसको आपको याद करना पड़ेगा कि कॉपर और स्टील में, मतलब समझने के लिए कि कॉपर और स्टील में किस मटेरियल का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन या कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा होता है। तो सुनेंगे जिस पदार्थ का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन मतलब अल्फा ज़्यादा होगा वह पदार्थ गर्म करने पर ज़्यादा फैलेगा और यदि उसे ठंडा किया जाए तो ज़्यादा सिकुड़ेगा। तो जाहिर सी बात है उसका प्रसार जो होगा वो ज़्यादा होता है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन कह रहा है सपोज कि यह एक कॉपर है और यह आप इसी से जुड़ा हुआ एक स्टील है। तो कॉपर का जो अल्फा होता है वो स्टील वाले से आपका ज़्यादा होता है। तो भाई हीटअप करेंगे तो कॉपर ज़्यादा फैलेगा। देख रहे हैं कॉपर सपोज इतना फैल गया और स्टील आपका इतना हो गया, लेकिन चूंकि यह दोनों ही दृढ़तापूर्वक बंधे हैं तो कॉपर स्टील को खिंचाव के द्वारा इधर लाने का प्रयास करेगा, लेकिन स्टील इसको और ज़्यादा दबाने का प्रयास करेगा। तो दोनों की लंबाई कहीं बीच में आपस में कंप्रोमाइज होगा। लेकिन आपको देखने पर क्या लग रहा है कि यह स्टील है और यह कॉपर है। तो कॉपर जो है स्टील पर खिंचाव बल लगा रहा है, लेकिन स्टील कॉपर पर क्या लगा रहा है, कंप्रेसिव लगा रहा है।
तो यहाँ पर आपका ये कंप्रेसिव और यहाँ पर आपका टेंसाइल। तो कॉपर में जो होगा आपका कौन सा स्ट्रेस जनरेट होगा, कंप्रेसिव, और यहाँ ये खिंचाव लगा रहा है तो इसमें कौन सा स्ट्रेस जनरेट होगा, टेंसाइल। तो ये आपका कंप्रेसिव हो जाएगा और ये वाला इधर आपका कैसा हो जाएगा, टेंसाइल। अब क्वेश्चन देखिए कह क्या रहा है, ए बार ऑफ कॉपर एंड स्टील फ्रॉम ए कंपोजिट सिस्टम विच हीटेड टू टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री सेंटीग्रेड, द स्ट्रेस इंड्यूस इन कॉपर बार विल बी। जिस पदार्थ का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा होता है, ताप बढ़ाने पर उस अवयव में कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। नहीं याद है तो आप फिगर के थ्रू एक बार समझ लीजिए कि भाई जिस कोई भी पदार्थ यदि अल्फा ज़्यादा है तो ज़्यादा फैलेगा, लेकिन यदि उससे जुड़ा हुआ कोई भी आपका मटेरियल लगा है तो जाहिर सी बात है उसको रोकने का प्रयास करेगा। जब रोकने का प्रयास करेगा तो जाहिर सी बात है दूसरा मटेरियल उस पर कंप्रेसिव लोड लगा के रोकेगा, तो कंप्रेसिव के कारण उस अवयव में कौन सा स्ट्रेस जनरेट होगा, कंप्रेसिव। और जिस पदार्थ का अल्फा कम होता है तो वो कम फैलेगा, लेकिन दूसरा वाला उसको खींच करके अपने साथ ले जाने का प्रयास करेगा, तो जाहिर सी बात है किस बल के कारण ले जाने का प्रयास करेगा, टेंसाइल लोड के कारण। तो टेंसाइल के कारण उस पर जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो कौन सा होगा, टेंसाइल। तो यदि आपको स्टील में कहता तो आपको टेंशन, लेकिन कॉपर में पूछ रहा है तो कंप्रेशन। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39 का, थर्मल स्ट्रेस इन बार इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। देखिए होता क्या है, थर्मल स्ट्रेस जो होता है सिग्मा टी इज इक्वल टू अल्फा टी ई। यदि अल्फा आपका एक प्रकार की प्रॉपर्टी है पदार्थ का, यदि ई है तो जाहिर सी बात है ये सिग्मा टी हमारा किसके प्रोपोर्शनल है, चेंज इन टेम्परेचर के। तो कह रहा थर्मल स्ट्रेस जो सिग्मा टी है इज बार इन द ए बार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए सही होगा। 39 क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 का, द थर्मल स्ट्रेस डिपेंड अपॉन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बार। आप हमने अभी अभी लिखा थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू अल्फा टी, इसमें कहीं पर भी क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं है। यह प्रिज्मेटिक बार के लिए अप्लाई होता है। प्रिज्मेटिक का मतलब होता है कि पूरी लंबाई पर क्रॉस सेक्शन एरिया समान होगा। यदि पूरी लंबाई पर क्रॉस सेक्शन एरिया समान होगा और इसका टेम्परेचर हम लोग 30 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं, यदि इसको बद्धता कर दिया जाता है तो इसमें जो स्ट्रेस उत्पन्न होगा वो अल्फा टी होगा, लेकिन इसमें किसी प्रकार का कोई भी क्रॉस सेक्शन नहीं आता, मतलब यह एक इंडिपेंडेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है द थर्मल स्ट्रेस डिपेंड अपॉन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बार। गलत है, डज नॉट डिपेंड अपॉन द क्रॉस सेक्शन एरिया बार, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41, क्वेश्चन नंबर 41, इफ देयर इज ए फॉल इन टेम्परेचर ऑफ द कंपोजिट बॉडी, इफ देयर इज ए फॉल इन द टेम्परेचर ऑफ कंपोजिट बॉडी देन द मेंबर हैव ग्रेटर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, जो हम बोले थे उसी पर क्वेश्चन ही बना है, विल बी सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव स्ट्रेस। देखिए कह रहा है इफ देयर इज फॉल इन टेम्परेचर, जब किसी भी कंपोजिट बॉडी का टेम्परेचर हम गिराते हैं, जब किसी कंपोजिट बॉडी का टेम्परेचर हम डाउन करते हैं, देन द मेंबर हैविंग द ग्रेटर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, तो जिस पदार्थ का कोफिशिएंट लीनियर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ज़्यादा होता है उस पदार्थ में कंप्रेसिव स्ट्रेस उत्पन्न होगा। क्या यह सही है, देखिए सही है कि नहीं है। अब एक पदार्थ कॉपर है, अभी उसी में हम एग्जांपल देते हैं आगे वाले क्वेश्चन का ही, मतलब पीछे जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं पीछे वाले, यह कॉपर हैं और ये स्टील है। हमने कहा जिस पदार्थ का लीनियर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ज़्यादा होता है, गर्म करेंगे ज़्यादा फैलेगा और ठंडा करेंगे ज़्यादा सिकुड़ेगा, तो कॉपर ज़्यादा सिकुड़ेगा और स्टील कम सिकुड़ेगा। क्यों, क्योंकि स्टील का लीनियर कोफिशिएंट ऑफ कम है। तो कह रहा क्या जिस पदार्थ का अल्फा ज़्यादा है टेम्परेचर घटाएंगे तो उस पर कंप्रेसिव उत्पन्न होगा? नहीं भाई, क्यों नहीं, क्योंकि ये तो ज़्यादा सिकुड़ ही रहा है। स्टील क्या करेगा, इसको कम सिकुड़ने देगा, खींचेगा अपने तरफ। तो जाहिर सी बात है कि जिस पदार्थ का अल्फा ज़्यादा होगा उस पदार्थ का यदि टेम्परेचर घटाएंगे तो उसमें आपका टेंसाइल उत्पन्न होगा, कंप्रेसिव नहीं होगा। यानी ऑप्शन ए जो है बी है वो सही है। आप समझ गए होंगे, जिस पदार्थ का अल्फा ज़्यादा होता है यदि टेम्परेचर हम उसका बढ़ाएंगे तो उसमें आपका कंप्रेशन जनरेट होगा, लेकिन जिस पदार्थ का अल्फा ज़्यादा होता है
टेम्परेचर यदि उसको घटाएंगे तो उसमें आपका टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका? ऑप्शन बी, यानी 41, क्वेश्चन नंबर 41 का आपका बी हो जाएगा। बिल्कुल थोड़ा टाइम दे के हम समझा रहे हैं, आप एक बार अच्छे से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो आपका इससे रिलेटेड आपका कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यदि हम डायरेक्ट ऑप्शन को सही गलत ऐसे करते जाएंगे तो आपको फिर उससे मतलब क्या, आप तो आंसर देख करके भी टिक लगा सकते हैं, मतलब मेरा एक्सप्लेनेशन का फिर कोई फायदा नहीं हो पाएगा। इस वजह से हम क्वेश्चन में थोड़ा सा और ज़्यादा इधर उधर की बात आपको बता देते हैं, ताकि आपका आने वाला कोई अन्य क्वेश्चन यदि इससे रिलेटेड होगा तो आप सॉल्व कर पाएंगे। द थर्मल आर द टेम्परेचर स्ट्रेस इज द फंक्शन। आप देखिए बहुत बार क्वेश्चन पुटअप हुआ है, आईईएस में भी एक क्वेश्चन पुटअप हुआ है, लेकिन कहता है वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कह रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग प्रकार का है। थर्मल स्ट्रेस अभी हमने बताया कि थर्मल स्ट्रेस का मान कितना होता है, तो कहेंगे अल्फा टी होता है। ये कैसे आता है, इसके लिए आप लेक्चर वीडियो देखना पड़ेगा हमारा ही, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। लेकिन सिग्मा टी इक्वल टू अल्फा टी होता है, मतलब ये किस पे डिपेंड करता है भाई? अल्फा पर, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन या थर्मल जो भी बोल सकते हैं, चेंज इन टेम्परेचर एंड द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है इंक्रीज इन टेम्परेचर, बिल्कुल इंक्रीज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर कुछ भी बोलेंगे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सही है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन सही है, ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव क्वेश्चन नंबर 42 का होगा। क्वेश्चन नंबर 43 का देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसको आप सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ा सा हिंट आपको दूंगा। इसका ज़्यादा हिंट के लिए आप लेक्चर देखना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा किसी और तरीके से एक तरीके से लाया गया है, मतलब ये डेरिवेशन के थ्रू डायरेक्ट फार्मूला रखा गया है। या तो आप याद करिए, या तो इसका डेरिवेशन देखना होगा तो वीडियो देखना पड़ेगा लेक्चर वाला। हम थोड़ा सा आपको हिंट देंगे। इसके पहले हम लोग जितनी बातें किया वो एक प्रिज्मेटिक के लिए था। नॉन प्रिज्मेटिक का मतलब होता है टेपरिंग सेक्शन। टेपरिंग का मतलब सपोज कि ये आपका D1 है और यहाँ आपका D2 है, तो जाहिर सी बात है नॉन प्रिज्मेटिक है, D1 है और D2 है, इसकी पूरी लंबाई पर क्रॉस सेक्शन एक समान नहीं है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इसको हम नॉन प्रिज्मेटिक बोल सकते हैं। ये वाला है डायमीटर जो यहाँ है वही डायमीटर यहाँ है, वही डायमीटर यहाँ है, मतलब एक प्रकार का डायमीटर आपका सेम है पूरी लंबाई पर, उसको प्रिज्मेटिक बार बोलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कह रहा है इसका टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड हम बढ़ाएंगे तो थर्मल स्ट्रेस का मान कितना होगा, लेकिन ये क्वेश्चन अभी अधूरा है। क्वेश्चन आपको यहाँ पर भी थर्मल स्ट्रेस एक तरफ निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो प्रिज्मेटिक है, सभी जगह आपका एक ही आएगा अल्फा टी। नॉन प्रिज्मेटिक है, यहाँ पर कुछ और होगा थर्मल स्ट्रेस, यहाँ पर कुछ और होगा, कहीं पर मैक्स होगा तो कहीं पर मीन होगा। तो कभी कभी पूछता है एक टेपरिंग सेक्शन के लिए मैक्सिमम थर्मल स्ट्रेस का मान ज्ञात करिए, कभी पूछता है मिनिमम थर्मल स्ट्रेस का मान ज्ञात करिए, कभी कहता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम। तो आपको मैक्सिमम भी निकालना पड़ेगा, मिनिमम निकालने पड़ेगा, और मैक्सिमम अपॉन मिनिमम करेंगे रेशियो। आपको यहाँ पर क्वेश्चन पर कुछ नहीं कर रहा है, थर्मल स्ट्रेस निकालना पड़ेगा आपको, थर्मल स्ट्रेस दोनों ओर का निकालना पड़ेगा, एक यहाँ का और एक यहाँ का। उसके बाद आप आंसर को मैच कराएंगे कि भाई कौन सा आपका आंसर मैच कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आपका एटलीस्ट जरूर होगा, यदि नाम नहीं दिया है मैक्सिमम मिनिमम का तो एक जगह का ही दिया होगा आंसर में, मतलब दोनों ही आपको आंसर में नहीं मिलेंगे, चाहे आपका ये मिले चाहे आपका ये मिले। इसके लिए आपको याद रखना होगा कि एक यदि नॉन प्रिज्मेटिक है, एक नॉन प्रिज्मेटिक है, और उसके लिए यदि आप चेंज इन लंबाई निकालते हैं, चेंज इन लेंथ निकालते हैं, तो 4pl पाई ई D1 D2 आप सॉल्व करते थे। इसकी सहायता से फर्स्ट ऑफ ऑल आप रिएक्शन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे आप इसको लेक्चर देखेंगे तो मालूम चल जाएगा। जब रिएक्शन आपका आ जाएगा तो आपको यहाँ पर स्ट्रेस निकालेंगे, R अपान यहाँ का एरिया, R अपान यहाँ का एरिया। तो एरिया तो दोनों अलग अलग हैं, R का मान हर जगह समान है, इसको बोलते हैं यूनिएक्सियल। यूनिएक्सियल का मतलब पूरी लंबाई पर R का मान जहां पर भी काटेंगे R का मान तो वही मिलेगा, लेकिन उसकी एरिया अलग अलग मिलेंगे। तो आप कहते हैं ना सिग्मा इज इक्वल टू पी अपान ए, सिग्मा इज द फंक्शन ऑफ पी एंड ए, पी का मान समान है मतलब यूनिएक्सियल, मतलब एक प्रकार का एक्सियल लोडिंग है। तो ए का मान यदि समान है तो प्रिज्मेटिक है, लेकिन ए का मान समान नहीं है तो अनप्रिज्मेटिक है। तो ए का मान यदि समान नहीं होगा तो स्ट्रेस का मान भी समान नहीं होगा, यानी हर एक सेक्शन पर स्ट्रेस का मान अलग अलग होगा। तो आप एक काम करेंगे, यहाँ का वैल्यू निकालेंगे R अपान पाई बाई 4 D1 स्क्वायर, यहाँ पर R अपान पाई बाई 4 D स्क्वायर।
तो आपको देखेंगे यहाँ पर एक आंसर जरूर मिल जाएगा, और आंसर मिलेगा आपका ऑप्शन में अल्फा टी d1/d2। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन ए सही होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कैलकुलेट द रिएक्शन, और रिएक्शन के बाद आप स्ट्रेस की वैल्यू दोनों ही सिरे पर, छोटे और बड़े वाले सिरे पर निकालेंगे। एक पर मैक्सिमम देगा, एक पर मिनिमम देगा, लेकिन यहाँ पर कोई मैक्सिमम मिनिमम का जिक्र नहीं किया गया है। यहाँ पर दोनों में से किसी एक को आंसर यहाँ दिया गया है। जब आप सॉल्व करेंगे तो मालूम चलेगा कि ऑप्शन ए आंसर में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 44, द स्ट्रेस इज द प्रेशर पर यूनिट एरिया। करेक्ट पूछा है। द स्ट्रेस स्ट्रेन एक्सप्रेशन इन mm, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट। स्ट्रेन इज एक्सप्रेस इन mm, बिल्कुल नहीं, ऊपर वाला भी नहीं है, ऑप्शन ए भी नहीं। स्ट्रेस इज द प्रेशर पर यूनिट एरिया नहीं है। हुक्स लॉ होल्ड गुड अप टू ब्रेकिंग पॉइंट, बिल्कुल नहीं। स्ट्रेस इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट। देखिए स्ट्रेस और स्ट्रेन जो प्रोपोर्शनल होता है वो एक्चुअल में जो मैथमेटिकल एनालिसिस के थ्रू प्रूव होता है वो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक ही होता है, क्योंकि वहां तक ही कर्व आपका स्ट्रेट रहता है। लेकिन यहाँ पर हम आंसर क्यों बताएंगे कि इलास्टिक लिमिट तक। कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो इलास्टिक लिमिट और प्रोपोर्शनलिटी लिमिट एक ही पॉइंट पर हो जाते हैं, और नॉन लीनियर कर्व जो होता है वो आपको शो नहीं हो पाता। इस वजह से हुक्स लॉ आपका जो वैलिड हो जाता है वो कहाँ तक हो जाता है, इलास्टिक लिमिट तक। हालांकि इसके लिए आपको बहुत अच्छा वीडियो हम अपलोड किए हैं हुक्स लॉ से रिलेटेड, A to Z आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी दे देंगे, आप वहाँ पर आप देख लीजिएगा। तो हुक्स लॉ से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यानी ऑप्शन 44 का कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, द डिफॉर्मेशन ऑफ बार पर यूनिट लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज नोन। मीन्स जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाए हैं, डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ का मतलब होता है स्ट्रेन। डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ मतलब स्ट्रेन। स्ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज नोन एज द लीनियर स्ट्रेन। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। बल की दिशा में उत्पन्न विकृति को अनुदैर्ध्य या लीनियर विकृति कहते हैं। एवरी डायरेक्ट स्ट्रेस इज ऑलवेज accompanied by the strain in its own direction and opposite kind of strain in every direction at right angle to it. Such strain is known as the linear, lateral, volumetric and shear. Every direct stress is always accompanied by strain in own direction and an opposite kind of strain every direction at right angle. Such strain is known as, क्वेश्चन नंबर 46 का लैटरल स्ट्रेन होता है। मतलब सपोज कि हम एक्स डायरेक्शन में आपका कोई ये सपोज कि हम लोग यहाँ फिगर बना दे, एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है और ये जेड डायरेक्शन है। तो यदि एक्स डायरेक्शन में लोड लगाएंगे तो जाहिर सी बात है इस डायरेक्शन में आपका लैटरल स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा और इस डायरेक्शन में आपका लीनियर स्ट्रेन प्रोड्यूस। वाई डायरेक्शन में लगाएंगे, वाई में आपका लीनियर होगा, बाकी दोनों में लैटरल होंगे ड्यू टू पॉइजन इफेक्ट के कारण। क्वेश्चन नंबर यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 47, द रेशियो ऑफ क्वेश्चन नंबर 47 का द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन, द लैटरल टू लीनियर। तो जाहिर सी बात है इसको हम बोलते हैं पॉइजन रेशियो। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू द लीनियर स्ट्रेन इज नोन एज द पॉइजन रेशियो। क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 का देखिए, पॉइजन रेशियो इज द रेशियो ऑफ लीनियर स्ट्रेन टू वॉल्यूमेट्रिक। बिल्कुल गलत है, ये नहीं होता है। ए स्टील बार 2 mm लॉन्ग, 20 mm वाइड, 10 mm thick, subjected to pull of 2 kilonewton if the same bar is subjected to 2 kilonewton, पुश में धक्का देने पर the poison ratio of the bar is tension will be the poison ratio of the bar in compression। तो हमने थियरी में भी एकदम साफ साफ नोट करके भी लिखवाया हूँ नोट्स में
कि भाई पॉइजन रेशियो एक प्रॉपर्टी, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, इनका जितना मान टेंशन में होता है उतना ही कंप्रेशन में होता है। कह रहा है एक स्टील बार 2 mm लंबा है, इतना mm 20 mm वाइड है, 10 mm थिक है, जिस पर अब 2 किलो न्यूटन का टेंसाइल लोड खिंचाव बल लग रहा है। इफ द सेम बार, उसी बार पर यदि हम 2 किलो न्यूटन का पुश धक्का देने वाला मतलब कंप्रेस करने वाला लोड लगा दिया जाए, तो पॉइजन रेशियो जो बार में होगा वो टेंशन वाले का ज्यादा होगा, कम होगा, इक्वल होगा। तो ऑप्शन जो 49 का होगा अकॉर्डिंग टू हमारे कॉन्सेप्ट से, तो ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि पॉइजन रेशियो इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट इज सेम टेंशन एज वेल एज कंप्रेशन। जितना का मान टेंशन में होगा उतना ही कंप्रेशन में। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 है द पॉइजन रेशियो फॉर स्टील वेरी। इसको आपको याद करना पड़ेगा। पॉइजन रेशियो स्टील के लिए कहां से लेके कहां तक वैलिड होता है, कास्ट आयरन के लिए, राट आयरन के लिए, कंक्रीट के लिए, कुछ हाईलाइटेड एल्युमिनियम के लिए, ब्रॉन्ज के लिए, कुछ ऐसे हाईलाइटेड मटेरियल होते हैं जिसको आपको एक सीरीज आप कुछ याद करना पड़ेगा ऑप्शनल क्वेश्चन को सही करने के लिए। यही जब ईएस में क्वेश्चन बनता है, एक तरफ आपका मटेरियल, एक तरफ आपका पूछेगा किसका किसका है, मैच कराना पड़ेगा कोडिंग के थ्रू, तो आपको एटलीस्ट 1 मिनट तो लग ही जाता है मैच कराने में, आंसर को करेक्ट करने में। यही आपका सिंपल एसएससी या अदर जो डिप्लोमा डिवीजन के लिए क्वेश्चन बनता है, सिंपल सा पूछता है द पॉइजन रेशियो फॉर स्टील वेरी, कहाँ से लेके कहाँ तक वेरी करता है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आपका आंसर होता है, बताइए आंसर आपका होता है क्वेश्चन नंबर ए यानी 2.23 से 0.27। द पॉइजन रेशियो फॉर कास्ट आयरन इज वेरी, देखिए हाईलाइटेड हेवी मटेरियल होता है। क्वेश्चन नंबर 51 ऑप्शन बी इज द करेक्ट। When a bar of length L and width B and thickness T subjected to pull of P, एक ऐसा छड़ जिसकी लंबाई L है, विथ B है, थिकनेस T है, जिसपे P लोड हम लोग खिंचाव में लगा रहे हैं, तो लेंथ एंड विथ एंड थिकनेस, लेंथ विथ एंड थिकनेस इंक्रीज, गलत है, एक बढ़ेगा तो बाकी 2 घटेंगे, क्योंकि लंबाई यदि x डायरेक्शन में हम लोग लोड लगाएंगे तो x डायरेक्शन वाला जो डायमेंशन इंक्रीज करेगा और y और z वाला डिक्रीज करेगा। तो इनसे कौन सा आंसर होगा, पहला तो नहीं होगा। दूसरा है लेंथ विथ एंड थिकनेस डिक्रीज, बिल्कुल गलत है, लेंथ इंक्रीज करेगा, विथ एंड थिकनेस डिक्रीज। ऑप्शन ए सही लग रहा है लेकिन आगे भी पढ़ लेते हैं, लेंथ डिक्रीज विथ एंड थिकनेस इंक्रीज। देखिए ये भी सही हो सकता है, कब, जब ये हमारा पुश में लगाया जाता तो कहता लेंथ डिक्रीज करता लेकिन विथ और थिकनेस इंक्रीज, लेकिन यह पुल खिंचाव में लग रहा है तो ऑप्शन सी सही होगा, लेंथ आपका बढ़ेगा और विथ और थिकनेस आपका घटेगा। क्वेश्चन नंबर 53 द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम इज कॉल्ड, चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 53 का वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। व्हेन ए बार ऑफ लेंथ L विथ B थिकनेस T सब्जेक्टेड टू पुश P, देखिए यहाँ पर धक्का देने वाला बात किया गया है, तो लेंथ आपका डिक्रीज करेगा, बाकी दोनों इंक्रीज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, जैसा कि हमने वहां पर भी एक्सप्लेन के थ्रू बता दिए थे, वही क्वेश्चन आपको यहाँ बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 55 द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब इसको हम लेप्सिलन भी बोलते हैं, चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, देखिए कहीं है, ऑप्शन डी है चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, क्वेश्चन नंबर 55 का डी। क्वेश्चन नंबर 56 का देखिए आंसर, व्हेन ए रेक्टेंगुलर बार जिसकी लंबाई L है, विथ B है, थिकनेस T है, जिसपे हम P लोड एक्सियली पुल खिंचाव में लगाते हैं, एक बार है जिसकी लंबाई, विथ और थिकनेस कुछ इस प्रकार से दिया है, तो जाहिर सी बात है उसकी विकृति कितना होगा, हुक्स लॉ से ही निकालते हैं, कैसे, सिग्मा अपान ई से, सिग्मा की वैल्यू P अपान ए की वैल्यू कितना रखेंगे, B इंटू टी, जैसे B इंटू टी, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन 56 का ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 है ए व्हेन ए रेक्टेंगुलर बार ऑफ लेंथ L विथ B थिकनेस T सब्जेक्टेड टू एक्सियल पुल P, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक है इस प्रकार से, और इस पे एक्सियली पुल खींचते हैं, तो जाहिर सी बात है जिधर आपका लोड लग रहा है नहीं एक्स डायरेक्शन में, लंबाई के डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहाँ पर लीनियर स्ट्रेन, बात की दोनों में लैटरल स्ट्रेन। जब इसको सॉल्व करेंगे
तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो आता है वो आता है एक डायरेक्शन में, जो यदि एक्स डायरेक्शन लगाएंगे तो एक्स डायरेक्शन 1 माइनस 2 म्यू आता है। तो 1 माइनस 2 म्यू आता है, लेकिन 2 म्यू की जगह यहाँ पर एक 1 अपान यम होता है। तो आंसर को सही दिख कर रही है, कौन सा सही होता है तो देखेंगे तो 57 का ऑप्शन सी सही हो रहा है। कैसे सही हो रहा है कि यहाँ दिया है एप्सिलॉन 1 माइनस 2 अपान एम दिया है, तो 1 अपान एम को हम म्यू जानते हैं, तो हमारे आंसर से ये मैच कर गया एप्सिलॉन। कभी कभी इस पे आपका क्वेश्चन भी पुट अप हो सकता है, तो आप ये फार्मूला एकदम आप याद रखेंगे कि एक डायरेक्शन में यदि आपका लोड लगा है, उस लोड के कारण जो आयतनात्मक विकृति होती है वो एप्सिलॉन भी इक्वल टू एप्सिलॉन, जिधर आप लोड लगाते हैं यदि एक्स डायरेक्शन में लगाते हैं तो एप्सिलॉन भी इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स 1 माइनस 2 म्यू होता है। इसको प्रूव देखने के लिए आपको थियरी वाला क्लासेस करनी पड़ेगी। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा इसका सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 58, क्वेश्चन नंबर 58 का, व्हेन ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस ऑफ इक्वल इंटेंसिटी, द रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस टू करिस्पॉन्डिंग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यानी हमारे पास जो स्ट्रेस है वो एक डायरेक्शन, दो डायरेक्शन, तीन डायरेक्शन में लगा है, किसी दोनों तीनों डायरेक्शन में इक्वल इंटेंसिटी का मतलब सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तो कह रहा है ये किसी एक स्ट्रेस तथा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन करिस्पॉन्डिंग द रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस टू करिस्पॉन्डिंग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एप्सिलॉन भी, इसी को हम लोग कहते हैं बल्क मॉडुलस। देखिए कहीं है बल्क मॉडुलस, ऑप्शन कौन सा मैच किया, बल्क में। कभी कभी ऑप्शन में यही पूछेगा कि विच ऑफ द करेक्ट फार्मूला फॉर द बल्क मॉडुलस सिग्मा के इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 एक रिलेशन लग रहा है, आपको रिलेशन तैयार करना पड़ेगा। एक स्टैंडर्ड फार्मूले के तौर पर याद रखेंगे, क्योंकि किताबों में जो या क्वेश्चन में जो वेरिएशन होता है वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, कोई म्यू को रखता है पॉइजन रेशियो का और कोई 1 अपान एम रखता है। तो यहाँ पर 1 अपान एम के टर्म में दिया गया है। आपका फार्मूला होता है E इज इक्वल टू 3 के 1 माइनस 2 म्यू। तो आपका फार्मूला होता है E इज इक्वल टू 3 के 1 माइनस 2 म्यू। यदि आप एम से भाग दे देते हैं, इस फार्मूले में एम से भाग देते हैं, तो के इज इक्वल टू क्या होगा, यदि इसको मिटा दे एम से भाग दीजिए, के इज इक्वल टू क्या होगा, नहीं मैच किया किसी और में देखिएगा। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर देख लीजिए के को सॉल्व करिए, तो यहाँ इस वाले को देखते हैं, के इज इक्वल टू ई अपान 3 1 माइनस 2 अपान एम। तो ए वाला यदि सॉल्व करेंगे तो E इज इक्वल टू 3 के, यहाँ 3 के 1 माइनस 2 अपान एम। तो यही आपको सही लग रहा है, इज इक्वल टू 3 के 1 माइनस 2 म्यू, 1 अपान एम को हम म्यू रख देते हैं, आंसर आपको सही मिल गया। तो किसी एक स्टैंडर्ड फार्मूला में आप याद रखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो कौन सा सही होगा, आंसर डी सही होगा। तो E इज इक्वल टू 3 के 1 माइनस 2 म्यू, आप एक स्टैंडर्ड फार्मूला याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 60 का, द रेशियो ऑफ बल्क मॉडुलस टू द यंग मॉडुलस, द रेशियो ऑफ बल्क मॉडुलस टू यंग मॉडुलस फॉर पॉइजन रेशियो 0.25। बल्क मॉडुलस और यंग मॉडुलस दिया है, आप तुरंत फार्मूला लिख दीजिए 3 के 1 माइनस 2 म्यू, म्यू का मान दिया है 3 के 1 माइनस 2 इंटू 0.25। तो 0.25 यानी सिंपल सा आपका हो जाएगा 3 के 1 माइनस 25, 25 दूना 50, 0.5। सिंपल सा 1 माइनस 0.5 तो 0.5 बचेगा, 0.5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल सा 1.5 हो जाएगा, 5 इंटू 0.5, 5 दिया 15, 1.5। यानी E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.5 इंटू के, कितना हो जाएगा E इज इक्वल टू 1.5 इंटू के, इस प्रकार से हो जाएगा। अब आप इसको समझेंगे किसके कि द रेशियो ऑफ बल्क मॉडुलस टू द यंग मॉडुलस, तो सिंपल सा के अपान ई कर दीजिए। तो के अपान ई करेंगे, इसको इधर लाएंगे 1 अपान 15 हो जाएगा, यानी 10 अपान 15, 5। तो कुछ इस प्रकार से 5 से आप भाग देंगे, 5 दूना 10, 5 दिए 15, 2 अपान 3। आंसर में 2 अपान 3 आना चाहिए, 2 अपान 3। देखिए कौन सा आंसर सही है, क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
तो क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। when a cube is subjected to three mutually perpendicular tensile stress of equal intensity sigma, the volumetric strain क्या होगा? तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इसके लिए आपको थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर, जैसे सपोज कि हमारा तीन डायरेक्शन में आपका 1, 2 और 3 डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन में सपोज कि सिग्मा एक्स है, सिग्मा वाई है, सिग्मा जेड है। यहाँ पर सिग्मा एक्स इज इक्वल टू सिग्मा वाई इज इक्वल टू सिग्मा जेड इज इक्वल टू सिग्मा, लेकिन तीनों डायरेक्शन में थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पूछा जाता है। तो ऑप्शन में आपका इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो आता है वो आता है एप्सिलॉन, यानी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एप्सिलॉन भी इज इक्वल टू 3 सिग्मा अपान ई, या एप्सिलॉन भी इज इक्वल टू 3 एप्सिलॉन भी इज इक्वल टू 3 सिग्मा अपान ई 1 माइनस 2 म्यू होता है, 1 माइनस 2 म्यू होता है। और आंसर को 1 माइनस 2 म्यू का मतलब होता है 1 माइनस 2 अपान एम। 61 क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही होगा। इसको आप डेरिवेशन में समझेंगे, यानी याद रखेंगे तीन डायरेक्शन में जब समान परिमाण का प्रतिबल कार्य करता है, उस कारण जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है वहां 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है। 3 को हटाएंगे तो एक आपका एक स्ट्रेस के कारण निकल जाएगा, जो कि अभी इसके पहले वाला हम लोग डिस्कस किए थे। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। द रिलेशन बिटवीन द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये भी आपको बड़े ध्यान से एक स्टैंडर्ड फार्मूले के तौर पर याद रखिएगा। क्या होता है? E इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू होता है। म्यू की वैल्यू हमने क्या बताया आपको रखने के लिए? E इज इक्वल टू 2g 1 प्लस 1/m। आप आराम से m प्लस 1 कर दीजिए। E इज इक्वल टू 2g m प्लस 1 अपान m। अब कौन सा मैच करेगा? किस फॉर्म में दिया है? g के फॉर्म में दिया है। g बराबर, तो जाहिर सी बात है यम ई होगा, यम ई अपान 2m प्लस 1 होगा। तो ऑप्शन में क्या लग रहा है? ऑप्शन में 62 का ए लग रहा है। आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन कौन सा मैच करेगा? 62 का ए। क्वेश्चन नंबर 63 दिया है। इफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ए मटेरियल इज ट्वाइस द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल का मतलब E और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मतलब G। इफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल इज ट्वाइस मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी देन द पॉइजन रेशियो ऑफ द मटेरियल इज इक्वल टू 0। देखिए क्या कह रहा है? E इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू होता है। E बराबर 2g रख दीजिए, 2g रख दीजिए 1 प्लस म्यू। क्या ये 2g कट जाएगा? कट जाएगा बिल्कुल, यानी 1 जो हो जाएगा 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस म्यू। तो म्यू इज इक्वल टू कितना होगा? म्यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है। 60 क्वेश्चन नंबर 63 का क्वेश्चन कौन सा है? करेक्ट है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर जो आपको याद करना पड़ेगा, E इज इक्वल टू 9, E इज इक्वल टू 9 kg। आंसर जो होता है E इज इक्वल टू 9 kg अपान 3k प्लस g। देखिए कौन सा मैच करना आपको याद करना पड़ेगा। कभी E अपान 9 के थ्रू देता है, kg से भाग दे करके 1 अपान के थ्रू में देता है। तो मतलब एक फार्मूला आप अपने से याद करेंगे, E इज इक्वल टू 9 kg अपान 3k प्लस g। तो यही ऑप्शन सही हो जाए, 9 kc अपान 3k प्लस c। आंसर इज तो C करेक्ट फ्रॉम 65 और सॉरी 64। नेक्स्ट 65 का, द रेशियो ऑफ शियर मॉडुलस, द रेशियो ऑफ शियर मॉडुलस टू द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। शियर मॉडुलस टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, पॉइजन रेशियो 0.5। शियर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आप फार्मूला लिखिए। फार्मूला लिखेंगे 2g 1 प्लस म्यू। तो जाहिर सी बात है 2g और 1 प्लस म्यू 1 प्लस 0.4, तो 1 पॉइंट यहाँ 4 आ जाएगा। तो 1.14 दूना 28 होता है, तो 28 यानी 2.8 g हो जाएगा। आराम से किसके? द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर गिवन मटेरियल,
यानी कि द रेशियो ऑफ शेयर मॉडुलस यानी जी अपान ई की वैल्यू पूछा है, जी अपान ई यानी 10/28, 10/28। तो आप कर सकते हैं 14 दूना 28 और 5 दूना 10, यानी आंसर कौन सा होगा? सी, 65 का क्वेश्चन नंबर 65 का सी आंसर करेक्ट होगा। आप फार्मूला में रखिए, आंसर निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 66 का देखिए, इफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर गिवन मटेरियल इज ट्वाइस इज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, देन द बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू। इफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर द मटेरियल इज ट्वाइस मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दे दिया है, कह रहा है ई का मान किसके बराबर होता है? 2g इन्होंने दिया है। इफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर गिवन मटेरियल इज ट्वाइस द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, द बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू, ई इज इक्वल टू क्या होता है? ई इज इक्वल टू होता है 3k1 - 2 म्यू। आप यहां से ई का मान रख दीजिए, ई का मान रखेंगे तो सिंपल सा ई इज इक्वल टू क्या होता है? 2g 1 + म्यू होता है। और ई का मान कितना निकला है? 2g, ये कितना निकला है? 2g, और 2g कट जाएगा, म्यू इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो म्यू की वैल्यू 0 आ जाएगा, तो यहां पर तो 0 हो जाएगा, ई बराबर 3k होगा। पूछा क्या है? इफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर गिवन मटेरियल इज ट्वाइस द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, देन बल्क मॉडुलस इज द इक्वल टू, बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू कितना होगा? लेकिन किसके टर्म में दिया है? शेयर मॉडुलस के टर्म में। तो यहाँ पर 2g कर दीजिए, यहाँ पर 2g करेंगे 3k हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू 2/3g हो जाएगा। आंसर आप देखिए 2/3g कौन है? तो 2/3c यही आंसर है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, दैट इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 67, द यंग मॉडुलस ऑफ द मटेरियल इज 125 गीगापास्कल। द यंग मॉडुलस ऑफ द मटेरियल, यंग मॉडुलस मतलब ई की वैल्यू दिया है, ई की वैल्यू दिया है इन्होंने, कितना दिया? 125 गीगापास्कल दिया है। पॉइजन रेशियो 0.5 दिया है, म्यू इज इक्वल टू 0.5 दिया है, एंड देन द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की वैल्यू पूछा गया है। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ई बराबर कितना आप जानते हैं? 2g 1 + म्यू। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी की वैल्यू पूछा गया है, और जी की वैल्यू निकालने के लिए E/2 1 + म्यू करके आंसर आप रखेंगे। ई का मान दिया है 125 और म्यू की वैल्यू दिया है 0.25, यानी 1.25 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 125 दूना 250, और इसको सॉल्व करेंगे, और तो आंसर जो आएगा वो सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 67 का जो आंसर आएगा वो आपका 50 आएगा। तो सॉल्व कर लेंगे और आंसर उस समय आपका क्लियर हो जाएगा, यानी कि आप 1 + 0.5 ऐड करेंगे तो आपका 1.25 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 125 दूना 50 हो जाएगा, 125 दूना 250, और 250 जब करेंगे तो सिंपल सा आपका जो आएगा वो कितना आएगा? 250, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई 2.5 आ जाएगा। आप उसमें उधर करेंगे 25 बचे 125, और ऊपर जाएगा ये 0, यानी कि तो 50 आंसर आ जाएगा 50। तो आप कैलकुलेट कर लेंगे जितना स्पीड में आपका कैलकुलेशन होगा, क्योंकि वहाँ पर कैलसी अलाउ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68 का जो होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द रॉन्ग, इसमें से कौन से ऐसे स्टेटमेंट हैं जो आपका सही नहीं है? तो रॉन्ग स्टेटमेंट के लिए आप एकदम ध्यान से आप पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 68, करा द डिफॉर्मेशन ऑफ द बार पर यूनिट लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड लीनियर स्ट्रेन। रॉन्ग स्टेटमेंट, द डिफॉर्मेशन ऑफ बार पर यूनिट लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड लीनियर, यानी कि बल की दिशा में उत्पन्न विकृति को लीनियर विकृति कहते हैं, सही है। द पॉइजन रेशियो इज द रेशियो ऑफ लैटरल टू लीनियर स्ट्रेन, बिल्कुल सही है। द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये भी सही है। बल्क मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ लीनियर स्ट्रेस टू लीनियर स्ट्रेन, नहीं, लीनियर स्ट्रेन टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है, ये ऑप्शन गलत है।
तो क्वेश्चन नंबर 69 is shear stress across the plane is always accompanied by the balancing shear stress across the plane and normal to it। इसका कॉन्सेप्ट हम लोग पहले डिस्कस कर देते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। सपोज कि आपका एक प्लेन है और इस पे यदि हम लोग एक shear stress टाउ लगाते हैं तो जस्ट आपका इधर shear stress टाउ इंड्यूस हो जाता है और इसके जो 90 डिग्री वाले प्लेन पर सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन में टाउ जनरेट होता है। और इस जो टाउ हैं इसको हम टाउ डैश बोल देते हैं। तो टाउ और टाउ डैश बराबर कब होंगे? जब इनके बीच का जो एंगल 90 डिग्री होगा। यदि 90 डिग्री थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री तो टाउ और टाउ डैश दोनों ही अक्रॉस द प्लेन 90 डिग्री पर दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 69 जो आंसर आपका आएगा, ये shear stress across the plane is always accompanied by the balancing shear stress across the plane and normal to it। यानी कह रहा है कि 90 डिग्री वाले प्लेन पर एक बैलेंसिंग shear stress उत्पन्न होता है। तो बिल्कुल उत्पन्न होता है, क्वेश्चन नंबर बिल्कुल उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का यदि अब देखा जाएगा, विद इन द इलास्टिक लिमिट shear stress इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू shear स्ट्रेन। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आपका ऑप्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 71, shear मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ shear स्ट्रेस टू द shear स्ट्रेन। ऑप्शन आपका कौन सा होगा? डी होगा, 71 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72 का, ए लोकलाइज कंप्रेसिव स्ट्रेस एट द एरिया ऑफ contact between the two member is known as the tensile, bending, crushing and shear। लोकलाइज एक प्रकार से दिया रहता है तो जाहिर सी बात है कंप्रेसिव लोकलाइज जिसको बोलते हैं क्रशिंग बोलते हैं। यानी 72 का जो ऑप्शन होगा वो आपका क्रशिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, देखिए क्वेश्चन नंबर 73 में जो भी पिछला आप क्वेश्चन किए होंगे वो सिंपल सा आपका आंसर एक साथ मिला दिया गया है। आपको मैच कराना है तो जाहिर सी बात है पहला ऑप्शन ग्रुप ए में देखते हैं, द चेंज इन लेंथ ड्यू टू टेंसाइल और द कंप्रेसिव लोड। तो चेंज इन लेंथ ड्यू टू टेंसाइल कंप्रेसिव जिसको हम लोग हुक्स लॉ से फॉलो करते थे। हुक्स लॉ के मतलब सिग्मा की वैल्यू निकालते थे, सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू एप्साइलन, और एप्साइलन की वैल्यू निकालते थे तो जाहिर सी बात है पी अपान ए करते थे। तो P अपान ए ही हो जाता था इज इक्वल टू एप्साइलन, और एप्साइलन यदि चेंज इन लेंथ निकालते तो यल हो जाता, यल इधर भेजते थे PL अपान ए, यानी इसका क्या हो जाएगा PL अपान ए। नेक्स्ट हम लोग सेकेंड देखते हैं क्वेश्चन, द एक्सटेंशन ऑफ द सर्कुलर बार टेपरिंग D1 से D2। तो इसको आपका जो टेपरिंग सेक्शन, जैसे सपोज सर्कुलर टेपरिंग है और इसके चेंज इन लेंथ निकालता है तो आप जानते हैं 4PL अपान पाई ई D1 D2 होता है। तो 4PL अपान पाई D1 D2 कौन सा होगा? ऑप्शन में देखेंगे तो इसका आंसर जो होगा 4PL पाई ई D1 D2 हो जाएगा, यानी बी का क्या हो जाएगा डी, और ए का क्या हो जाता था? ए का आपका हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेशन बिटवीन द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ रेक्टेंगुलर बार। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा? तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के लिए आपने जो फार्मूला देखा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के लिए, तो जाहिर सी बात है एप्सिलॉन बी इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 माइनस 2 म्यू। तो जो सी का होगा वो कौन सा हो जाएगा? बी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं, द रिलेशन बिटवीन द यंग मॉडुलस ई एंड बल्क मॉडुलस के। तो ई और के में रिलेशन आपका कौन सा हो जाएगा? तो जाहिर सी बात है डी का कौन सा हो जाएगा? ए आप देखे थे और इसका आपका ए। तो आंसर आपका इस प्रकार से हो जाएंगे। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, ए का 4PL अपान पाई, बी का 4PL अपान पाई D1 D2, सी का एप्सिलॉन 1 माइनस 2 म्यू, और डी का ऑप्शन ए और ई का ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 74 का, द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द होल दैट कैन बी पंच फ्रॉम द प्लेट ऑफ मैक्सिमम shear स्ट्रेस 1/4 ऑफ द मैक्सिमम क्रशिंग स्ट्रेस ऑफ द पंच इज इक्वल टू, यानी 74 का जो आपका आंसर होगा वो 4 टाइम्स होगा
पंचिंग के केस में 4 टाइम्स होगा। क्वेश्चन नंबर 75 से लेकर के आगे, द प्लेन विच कैरी नो शियर स्ट्रेस आर नो एज द प्रिंसिपल प्लेन। तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट प्रिंसिपल प्लेन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा आरएस कुर्मी का, इसके आगे वाला वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आगे की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे और लोग को भी शेयर कर देंगे ताकि वीडियो का बेनिफिशियल और लोगों को हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।